नमस्कार बच्चों। आज हम चंद्रग्रहण से लौटती बेर का अगला अंश पढ़ेंगे। और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है इस विजन में दूर व्यापारिक नगर में। प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है और पैरों के तले है एक पोखर। उठ रही इसमें लहरियाँ, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही है वह भी लहरियाँ। अब आगे कवि ने सरसों की सुंदरता का वर्णन किया है। सरसों जो है वो कवि को ऐसी प्रतीत हो रही है मानो उसका रूप सौंदर्य जो है वो खुलकर व्यक्त हो रहा हो। कवि कहता है कि चारों तरफ सरसों का पीला रंग जो है वो फैला हुआ है, सारे तरफ उसकी रंगत जो है वो छाई हुई है और उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो सरसों सयानी हो गई है। हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। अब हाथ पीले करना जो है एक कहावत है जिसका अर्थ होता है विवाह करना। तो कवि यहाँ पर ऐसी कल्पना कर रहा है कि सरसों जो है वो मानो शादी के लिए बिल्कुल तैयार हो। वह ऐसी प्यारी, आकर्षक और मनभावन लग रही है जैसे कोई कन्या युवा होने पर शादी के योग्य हो जाती है। उसके पीले फूलों को देखकर कवि को ऐसा आभास हो रहा है मानो उसने शादी के वस्त्र पहन लिए हों और सज धज कर विवाह मंडप में आई हुई हो। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, और उस समय कवि को ऐसा लग रहा है वो खुशी का अवसर मानो फागुन का महीना स्वयं ही फाग के गीत गाता हुआ चला आया हो। गांव में ये परंपरा है कि फागुन माह आ जाने पर लोग फाग के गीत गाया करते हैं। तो वो सारी कल्पना जो है कवि ने एक विवाह मंडप के रूप में ले ली है और उसे लग रहा है कि जिस प्रकार से विवाह मंडप में शगुन के गीत गाए जाते हैं उसी प्रकार से यहाँ फाग गाया जा रहा हो। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। अब कवि को ऐसा लग रहा है मानो किसी कन्या का स्वयंवर हो रहा हो और इस शांत वातावरण में प्रकृति का प्रेम रूपी आंचल हिल रहा हो। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। हर कोई यहाँ पर खुश नज़र आ रहा है। हर कोई अर्थात प्रकृति की जो भी चीज़ कवि देख रहा है वो उसे खुश नज़र आ रही है। कवि गांव से दूर इस सुनसान जंगल के विषय में बता रहा है कि दूर व्यापारिक नगर से यहाँ का वातावरण इतना शांत है कि वो व्यापारिक और शहरी गतिविधियों से बिल्कुल दूर है, बिल्कुल अनजान है। प्रेम की भूमि उपजाऊ अधिक है। यहाँ की भूमि जो है वो बंजर होते हुए भी प्रेम उत्पन्न करने वाली है और पेड़ पौधे भी आपस में प्रेम कर रहे हैं। पैरों के तले है एक पोखर, और जहाँ पर कवि बैठा हुआ है उसके पैरों के ठीक नीचे एक छोटा सा तालाब है जिसमें उठ रही हैं लहरियाँ, जिसमें छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं। हवा चलती है तो हल्की हल्की पानी की लहरें जो हैं वो उस तालाब में उठ रही हैं। और वहीं तालाब के साफ पानी में नील तल में जो उगी है घास भूरी। अब पानी की सतह में जो घास उग जाती है वो भूरे रंग की नज़र आ रही है, ले रही वह भी लहरियाँ। जब पानी लहराता है तो वो घास जो पानी के भीतर उगी हुई है वो भी लहराती हुई सी प्रतीत होती है। तो कवि कह रहा है कि वहाँ तालाब के साफ जल में पानी के तल में उगी हुई घास जो है वो भी लहराती हुई सी प्रतीत होती है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आँख को है चकमकाता है, कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। प्यास जाने कब बुझेगी, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। अब इन पंक्तियों में कवि तालाब का वर्णन कर रहा है और देखो कितना सजीव वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। कवि उस स्थान के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि तालाब के पानी में जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो चांदी के गोल खंबे के समान प्रतीत होती है, जो देखने पर कवि की आंखों में चकाचौंध सी उत्पन्न हो रही है। कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, और तालाब के किनारे अनेकों पत्थर हैं जो हवा के स्पर्श से जैसे पानी की लहरें तो उठती हैं लेकिन पत्थर जो है वो बिल्कुल चुपचाप शांत वहाँ पर ठहरे हुए से हैं। तो उसे लगता है कि मानो ये पत्थर प्यासे हों और पानी में डूबकर चुपचाप पानी पी रहे हों। ना जाने इनकी चिर परिचित प्यास जो है वो कब बुझेगी। कवि को ऐसा लगता है ना जाने कितनी सदियों से ये पत्थर यहाँ पर स्थित है और ना जाने कब इनकी प्यास खत्म होगी। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, और फिर साथ ही साथ वो पानी में बगुलों को भी देख रहा है। एक बगुला अपना एक पाँव पानी में डुबोकर खड़ा है। इसी तालाब में वो बिल्कुल ध्यान मग्न मुद्रा में खड़ा है और जैसे ही उसे नीचे पानी की सतह में किसी चंचल मछली का आभास होता है तो वो अपनी ध्यान रूपी मुद्रा को त्याग कर तुरंत उसे
चोंच में दबाकर गले में उतार डालता है। अर्थात यहाँ पर कवि बता रहा है कि प्रकृति जो है उसकी हर विधि, हर क्रिया जो है वो निराली ही है। अब यहाँ पर वो जानता है कि बगुला जो है कितनी चतुराई से मछलियों को अपने जाल में फंसा रहा है। वो एक टांग पर इसलिए खड़ा है ताकि मछलियों को एहसास ही ना हो कि यहाँ पर कोई खतरा है, और जैसे ही वो किसी चंचल मछली को वहाँ आसपास आता हुआ देखता है तो चुपचाप से अपनी ध्यान निद्रा को त्याग देता है और झटपट से अपनी चोंच में दबाकर उस मछली को निगल डालता है।